अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम प्राइम नंबर से रिलेटेड जो रिमेनिंग थ्योरम्स हैं वो करेंगे। नेक्स्ट हम कंपोजिट नंबर, यूक्लिडियन थ्योरम और उससे रिलेटेड एग्जांपल्स भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले थ्योरम नंबर 9 है। थ्योरम नंबर 9 में हमें उन्होंने कहा हुआ है कि टॉ ऑफ एन जो हमने पीछे फंक्शन पढ़ा था, टॉ ऑफ एन हमें क्या देता है, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स देता है। ठीक है, वो कहता है कि टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स इज़ ऑड फॉर अ नंबर इफ़ एंड ओनली इफ़ दैट नंबर इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर होगा तो हमेशा जो टॉ ऑफ एन है उसका आंसर ऑड आएगा। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले तो एक नंबर ले लेते हैं। हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास एक नंबर n है जो कि p1 रेज टू पावर n1, p2 रेज टू पावर n2 एंड सो ऑन pr रेज टू पावर nr की फॉर्म में लिखा जा सकता है, यानी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन ले ली उसकी। तो हमने टॉ ऑफ n का फार्मूला पढ़ा था कि ये इक्वल होता है, पावर्स में एक ऐड हो जाता है, n1 + 1 n2 + 1 एंड सो ऑन nr + 1। अब हमारे पास यहाँ पे इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन है, मींस कि ये टू वे थ्योरम है। इसमें हमें पहले टॉ ऑफ n को ऑड रख के परफेक्ट स्क्वायर प्रूव करना है और फिर परफेक्ट स्क्वायर रख के n को तो हमने टॉ ऑफ n ऑड प्रूव करना है। तो हम पहले लेट कर लेते हैं कि टॉ ऑफ n इज़ ऑड। अगर टॉ ऑफ n ऑड है तो इसका मतलब है कि ये सारे नंबर ऑड हैं, क्योंकि अगर आप देखें कि 1 × 3 × 5 आंसर आया 15। अगर आप ऑड नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तब आंसर ऑड आता है। अगर इसमें कोई एक भी नंबर इसी 1 × 3 × 5 में कोई एक भी इवन नंबर डाल दें, फॉर एग्जांपल 2 डाल दें, तो आंसर भी इवन हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे कहते हैं कि जितने भी मल्टीपल्स आ रहे हैं ये सारे फिर ऑड होने चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि ni + 1 इज़ ऑड फॉर ऑल i, तमाम i की कीमतों के लिए ni ऑड है। अब यहाँ पे ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर होता है, फॉर एग्जांपल 3 ऑड नंबर है, 3 को हम लिख सकते हैं 2, ये +1 की फॉर्म में हमारे पास अगर है तो 2 + 1 5 ऑड नंबर है, इट इज़ 4 + 1। इसके बाद इसी तरह 7 ऑड नंबर है, इट इज़ 6 + 1। तो यहाँ पे ऑड नंबर कैसे बनता है, हमेशा एक इवन नंबर में 1 ऐड करके बनता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये ni + 1 ऑड है तो अगर हम +1 हटा देंगे तो ni जो है वो इवन हो जाएगा। ठीक है, सो ni इज़, यहाँ पे ये इफ़ एंड ओनली इफ़ के साथ चल रहा है, दोनों साइड पे सेम आएगा। ठीक है, इफ़ एंड ओनली इफ ni इज़ इवन। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, सो ni इवन होने का मतलब ये तमाम पावर्स जो हैं वो इवन नंबर्स हैं। ठीक है, सो ईच पावर ऑफ pi इज़ इवन, यानी pi रेज टू पावर ni इज़ इवन। अगर ये इवन है इसका मतलब है कि pi रेज टू पावर, हम ni को अगर इवन है इसका मतलब है 2 × सम अदर नंबर इसको लिख सकते हैं। तो ये आपके पास 2mi के बराबर लिखा जा सकता है। और इसमें से अगर हम 2 को कॉमन ले लें, होल का स्क्वायर आ गया। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि pi रेज टू पावर ni इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, और अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है देन इफ़ एंड ओनली इफ़ द प्रोडक्ट p1 n1 p2 n2 एंड सो ऑन pr nr इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम कहते हैं कि ये आपके पास क्या था, असल में n था, तो इसका मतलब है n इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट हम कन्वर्सली चलें। अगर वैसे हमने यहाँ पे इफ़ एंड ओनली की कंडीशन दी हुई है, तो कन्वर्सली में आप यही जो ऊपर आपने स्टेप किए हैं इसी तरह स्टेप वाइज आप अपोजिट चलते जाएंगे तो आपके पास कन्वर्सली का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर ऐसा नंबर होता है जो कि दो नंबर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जा सकता है। या इन अदर वर्ड्स हम कहते हैं कि अ पॉजिटिव इंटीजर n इज़ कंपोजिट इफ़ देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स a एंड b सच दैट n इज़ इक्वल टू a × b, और इसमें a और b दोनों 1 नहीं होने चाहिए, 1 के अलावा कोई भी नंबर हो सकता है।
तो हम यहाँ पे a को भी 1 से लेस और इक्वल रख सकते हैं और b को भी लेस और इक्वल रखेंगे, ठीक है। सॉरी, लेस एंड 1 इज़ लेस देन a, 1 लेस देन n, ठीक है। इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं, और इफ़ a डिवाइड्स n एंड अगर कोई भी नंबर किसी नंबर को, दूसरे नंबर को n को डिवाइड कर दे तो फिर भी n जो है वो कंपोजिट नंबर कहलाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन हो गई। अब हम आगे इससे रिलेटेड हमारा नेक्स्ट थ्योरम नंबर 10 है। थ्योरम नंबर 10 में हमें वो कहते हैं कि इफ़ n इज़ अ कंपोजिट इंटीजर, ठीक है, अगर n कंपोजिट इंटीजर है देन n हैज़ अ प्राइम डिवाइज़र लेस देन और इक्वल टू n, स्क्वायर रूट ऑफ n। कहते हैं कि अगर हमारे पास n कंपोजिट होगा तो स्क्वायर रूट n लेंगे, उससे पीछे जितने भी प्राइम नंबर आते हैं उनका लाजमी कोई ना कोई उन प्राइम नंबर्स में से इसको n को पूरा डिवाइड करेगा, ठीक है। आप इसकी एग्जांपल ले लें। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 26 इज़ अ कंपोजिट नंबर 13 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। तो आप इसका ले लें स्क्वायर रूट हमारे पास आता है 5 पॉइंट समथिंग, ठीक है। अब 5 हमारे पास इसका विच इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 5, ठीक है। हमने नियरेस्ट प्राइम तक देखना है, तो हमारे पास 5 तक कितने प्राइम नंबर आते हैं, 5 तक हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं 2, 3 एंड 5। तो अगर हम 26 को चेक करें तो 26 जो है वो 2 पे डिवाइड हो जाता है, ठीक है। 26 इज़ डिविजिबल बाय 2, सो इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। और अगर आप इसी नंबर को 26 की जगह 27 कर दें या 29 कर दें, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर हम 29 कर देते हैं, ठीक है, तब भी यही 5 पॉइंट समथिंग आता है, यही 3 कंपोजिट नंबर्स आते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा कि 29 के ऊपर ना तो 2 डिवाइड करता है 29 को, ना 3 डिवाइड करता है, ना ही 5 डिवाइड करता है। इसका मतलब है 29 कंपोजिट नहीं है। अगर कंपोजिट नहीं है तो क्या हुआ, ये एक प्राइम नंबर हो गया, ठीक है। तो हमने इसको प्रूव करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये आपने अच्छे से देखना है। इसकी थ्योरम की प्रूफ के लिए हम लेट करते हैं कि n हमारे पास एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो हमारे पास कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन के मुताबिक अगर n कंपोजिट नंबर है तो इसके फैक्टर्स होंगे 2। n को हम लिख सकते हैं, n कैन बी रिटन एज हमने डेफिनेशन में पढ़ा है कि n जो है वो 2 नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर जो है वो 2 नंबर की प्रोडक्ट की फॉर्म में होता है। और इसमें जो दोनों नंबर हमारे पास आ रहे हैं, ये दोनों नंबर्स हमारे पास किस तरह से हैं कि a जो है वो भी 1 और n के दरमियान है और b जो है वो भी 1 और n के दरमियान पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे शो क्या करना है, वी हैव टू शो दैट कि ये जो हमारे पास n है, ये इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं ना कि n a b इज़ इक्वल टू n है ना, तो हम इसको स्क्वायर रूट n मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट n ले लें, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि a जो है वो स्क्वायर रूट n के बराबर है और b जो है वो भी स्क्वायर रूट n के बराबर है। या अगर ये डिवाइड कर रहा है, इन अदर वर्ड्स हम कहते हैं कि a क्योंकि डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब है a भी स्क्वायर रूट n से छोटा है और b भी स्क्वायर रूट ऑफ n से छोटा है, ठीक है। तो हम इसको कंट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। हम लेट करते हैं कि हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि a जो है वो स्क्वायर रूट n से लेस और इक्वल नहीं है बल्कि फिर ग्रेटर देन है। इसी तरह यहाँ पे और का कंट्राडिक्ट क्या होता है, एंड, ठीक है। b जो है वो भी लेस और इक्वल नहीं है तो वो भी फिर ग्रेटर देन हो जाएगा, ठीक है। अब अगर a भी अंडर रूट n से बड़ा है, b भी अंडर रूट n से बड़ा है, तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो इसका जो आंसर है वो भी अंडर रूट n मल्टीप्लाई अंडर रूट n से बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब है a भी अंडर रूट n मल्टीप्लाई अंडर रूट n यानी n से बड़ा हो जाएगा। लेकिन ये तो कंट्राडिक्शन है क्योंकि a भी बड़ा नहीं है बल्कि n के बराबर है, ठीक है। अब हम कन्वर्सली चलते हैं। हम लेट करते हैं कि a अंडर रूट ऑफ n से छोटा है, लेस और इक्वल है, b भी इससे लेस और इक्वल है। तो हमारे पास ये दोनों जो हैं वो a b और b भी, ये दोनों क्या है, a भी n को डिवाइड करता है, b भी n को डिवाइड करता है। इसका मतलब है a और b दोनों n के डिवाइज़र्स हैं, ठीक है। अगर n के डिवाइज़र्स हैं तो n के जो डिवाइज़र्स हैं वो स्क्वायर रूट ऑफ n से बड़े नहीं होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि a क्योंकि
डिवाइज़र है और वो छोटा ही रहेगा स्क्वायर रूट n से। इसका मतलब ये हुआ कि n के जितने भी डिवाइज़र हैं वो सारे के सारे स्क्वायर रूट n से लाजमी छोटे रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड प्रूफ, पहले पार्ट में हमने प्रूव कर दिया कि हमारे पास इसके जो दो डिवाइज़र हैं a और b वो लेस होंगे अंडर रूट n से, और दूसरा फिर हमने ये प्रूव कर दिया कि हमारे पास पहले वो लेस होंगे और सेकंड हमने प्रूव किया कि वो इसे अंडर रूट n को एक्सीड भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो डिवाइज़र हैं वो या तो प्राइम नंबर होगा या फिर प्राइम नंबर का कोई और मल्टीपल होगा। मींस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता है कि प्राइम नंबर का हर नंबर जो है वो प्राइम नंबर की फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि इसका मतलब है कि उसके अंदर कोई ना कोई लाजमी प्राइम फैक्टर होगा। दोनों केसेस में जो है ना n, उसके ऊपर वो जो प्राइम फैक्टर है वो लाजमी एक तो लेस भी होगा और उसको डिवाइड भी करेगा। नेक्स्ट थ्योरम 11 है, लेट p बी अ प्राइम देन द इंटीजर देन द लार्जेस्ट पावर ऑफ p दैट डिवाइड n फैक्टोरियल इज़ n ओवर p स्क्वायर। इसके हम एग्जांपल्स कर चुके हैं पहले। ठीक है, तो हमारे पास वो कहते हैं कि अगर हमने n फैक्टोरियल के लार्जेस्ट पावर फाइंड करनी है कि जो कि p जो है उसकी p की कौन सी लार्जेस्ट पावर है जो n के फैक्टोरियल को डिवाइड कर रही है, तो हम क्या करते थे, p की पावर्स के ऊपर डिवाइड करते जाते थे और ब्रैकेट फंक्शन लेते जाते थे। ठीक है, और ब्रैकेट फंक्शन क्या करता है, x ब्रैकेट डिनोट्स द लार्जेस्ट इंटीजर एक्सीडिंग नॉट एक्सीडिंग x। ठीक है, x तक जो लार्जेस्ट इंटीजर आता है मीन्स कि हम उसको राउंड ऑफ करते हैं, पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ को इग्नोर करते जाते हैं। ठीक है, इसके प्रूफ में हमने सिंपली ये कहना है कि भी हमने काउंट करनी है बेसिकली यहाँ पे चीज़ें। ठीक है, वी वांट टू काउंट द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ p दैट अकर इन n फैक्टोरियल। हमने ये देखना है कि n के फैक्टोरियल में p हमारे पास कितनी दफ़ा आता है। ठीक है, द नंबर ऑफ इंटीजर अमंग, उसमें नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, 1 2 3 सो ऑन n तक। ठीक है, दैट आर डिविजिबल बाय p। तो हमारे पास p तक जितने भी, हमने पीछे जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था तो हमने उसमें कहा था कि जब भी कोई नंबर हमने चेक करना है 100 तक कोई नंबर जो है वो किसी नंबर को डिवाइड कर रहा है, या अगर हमने ये चेक करना है कि 200 तक 7 के कितने मल्टीपल्स पड़े हैं, तो हम क्या करते थे, उसको 200 को 7 पे डिवाइड करते थे। जो आंसर आता था उसको हम उस पर ब्रैकेट फंक्शन अप्लाई करके कहते थे इतने मल्टीपल्स पड़े हैं। तो इसी तरह से n तक हमारे पास टोटल कितने नंबर ऑफ़ इंटीजर्स पड़े होंगे, ये भी अगर हमने फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, हम n ओवर p ले लेंगे कि p के मल्टीपल्स n तक कितने हैं, p ओवर n, और अगर n के मल्टीपल्स लेने हो तो फिर कितने बन जाएंगे, n ओवर p। तो हम यहाँ पे क्योंकि n को डिवाइड कर रहे हैं p पे, तो टोटल नंबर ऑफ़ इंटीजर्स दैट आर डिविजिबल, जो p जिसको डिवाइड कर रहा है दैट विल बी इक्वल टू n ओवर p, और इसका भी हमने ले लेना है ब्रैकेट फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हम कहते हैं कि सम ऑफ दीज आर आल्सो डिविजिबल बाय। अब ये जो हमारे पास n ओवर p पे जो आ रहे थे उसमें जो p पे डिवाइड हो रहे हैं वो p के, उनमें से कुछ जो हैं वो p के स्क्वायर पे भी डिवाइड होंगे। तो p स्क्वायर के ऊपर कितने डिवाइड हो रहे हैं, n ओवर p स्क्वायर। इसी तरह p क्यूब पे कितने डिवाइड हो रहे हैं, n ओवर p क्यूब। और अगर हम इसी तरह प्रोसीजर को रिपीट करते जाएँ तो हमारे पास टोटल कितने बनेंगे, n ओवर p ब्रैकेट जमा n ओवर p स्क्वायर ब्रैकेट जमा n ओवर p क्यूब एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसका मतलब है टोटल ये जो हमारे पास सम है ये हमें टोटल नंबर ऑफ़ इंटीजर दैट डिवाइड्स n ओवर p वो दे देगा। ठीक है, अब किसी ना किसी पॉइंट पे आके हमारे पास जो डिवीज़न है इसका आंसर 0 पॉइंट समथिंग होना शुरू हो जाएगा, या इन अदर वर्ड्स किसी पॉइंट पे आके हमारे पास n ओवर p रेज़ टू पावर k जो है वो इक्वल टू 0 हो जाएगा। किसी ना किसी पॉइंट पे जब 0 आ जाएगा इसका मतलब है कि हमारा ये प्रोसीजर वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, सो दैट गिव्स अवर रिजल्ट। नेक्स्ट हम यूक्लिड एल्गोरिथम के कुछ दो थ्योरम्स हैं वो करेंगे। पहला थ्योरम नंबर 1 है। थ्योरम नंबर 1 में हमें कहते हैं कि लेट m एंड n बी इंटीजर्स नॉट बोथ 0। अगर m और n दो इंटीजर हैं, दोनों 0 नहीं हैं, ये 1 हो सकता है। ठीक है, इनमें कोई एक 1 भी हो सकता है लेकिन 0 नहीं होने चाहिए। देन m n का GCD, दोनों का अगर हम GCD ले लें तो वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, वो n m माइनस Tn इसके GCD के भी बराबर होगा। अब यहाँ पे हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पे n का GCD लिया है m के साथ। ठीक है, n का अपने साथ भी लिया है और फिर इसके लीनियर कम्बिनेशन का भी ले लिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम कहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास एक
कोई भी कॉमन डिवाइज़र हमने लेना है एम और एन का, ठीक है। अभी लिस्ट की बात नहीं करते हम। फॉर एग्ज़ाम्पल ई जो है वो एम और एन का कॉमन डिवाइज़र है, ठीक है। तो फिर ई जो है वो ई अगर एम और एन का कॉमन डिवाइज़र है तो ई एम को भी डिवाइड कर रहा है, ई एन को भी डिवाइड कर रहा है। तो हमारे पास ये जो दूसरा नंबर है एम माइनस टी एन, इसको भी तो डिवाइड करेगा, क्योंकि दोनों एन भी ई को डिवाइड कर, एम ई एन को भी डिवाइड कर रहा है, एम को भी डिवाइड कर रहा है, तो इनके लीनियर कम्बिनेशन को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। सो ई जो है वो कॉमन डिवाइज़र बन गया एम माइनस एन का भी और इन दोनों का भी, तीन नंबर्स का कॉमन डिवाइस। हमें इन तीन में से कोई से दो चाहिए, कौन कौन से चाहिए, एक एन चाहिए और एक एम माइनस टी एन चाहिए। तो हम कहते हैं कि इन दोनों का भी ई कॉमन डिवाइज़र है, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास अगर इफ़ ई इज़ एनी कॉमन डिवाइज़र ऑफ एन एंड एम माइनस टी एन देन ई डिवाइड्स, अब ई क्या कर रहा है, एम को भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि ई जो है वो एम और एन का भी, कन्वर्सली भी चेक कर लेते हैं ना। हम कन्वर्सली कहते हैं कि अगर ई जो है वो एन और एम माइनस टी एन दोनों को डिवाइड करता है, इसमें से भी ई कॉमन लिया जा सकता है, इसमें से भी ई कॉमन लिया जा सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ई जो है वो इन तीनों को, एन, एम और टी एन, इन तीनों को डिवाइड करेगा। तो हम इनको डायरेक्टली ये भी कह सकते हैं कि जो ई है वो एम और एन को, वो उनका भी कॉमन डिवाइज़र हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे कहते हैं कि इन पर्टिकुलर द ग्रेटेस्ट कॉमन, अब हमने ई कोई भी कॉमन डिवाइज़र लिया था तो ये जो कुछ हमने ई के बारे में कहा है वो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र के बारे में भी ट्रू होगा। सो दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र भी सेम होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम थ्योरम नंबर 2 पे चलते हैं। थ्योरम नंबर 2 हमारे पास आता है, थ्योरम नंबर 2 हमें कहता है कि अगर हमारे पास ए और बी और क्यू और आर ये कोई चार इंटीजर्स हैं, और जैसे हमने डिवीजन एल्गोरिथम में पढ़ा था कि ए इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो फिर हमारे पास ए और बी का जो जीसीडी होगा वो हमारे पास बी और आर के जीसीडी के बराबर होगा। इन अदर वर्ड्स हम यहाँ पे कहते हैं कि अगर हमारे पास दो नंबर्स का कोई जीसीडी हम ले लें तो हमारे पास, इन अदर वर्ड्स, द जीसीडी ऑफ टू नंबर इज़ इक्वल टू द जीसीडी ऑफ स्मॉलर नंबर एंड द रिमाइंडर। इन दोनों में से जो छोटा नंबर होगा वो ले लें और रिमाइंडर ले लें, उन दोनों का भी जीसीडी वही आएगा जो आपके पास उन दो नंबर्स का आपस में जीसीडी आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम प्रूव करते हैं। हम लेट करते हैं कि डी हमारे पास कोई कॉमन फैक्टर है ए और बी का, हमने जीसीडी लेना है ना, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र लेना है। तो हमने यहाँ पे कोई भी कॉमन डिवाइज़र उठा लिया, जैसे हमने ऊपर ई लिया था, यहाँ पे हमने डी ले लिया कि डी हमारे पास ए और बी का कोई कॉमन डिवाइज़र है, ठीक है। तो अगर ये कॉमन डिवाइज़र है तो डी ए को भी डिवाइड करता है, डी बी को भी डिवाइड करता है, इसका मतलब है डी डिवाइड्स बोथ ए एंड बी, ठीक है। देन अगर वो ए और बी को डिवाइड कर रहा है, देन बाय प्रीवियस थ्योरम हमारे पास ए माइनस बी क्यू अगर हम कर दें, यानी वही ए और बी है उनका लीनियर कम्बिनेशन ले लिया, उनमें से बड़े वाले को 1 से और दूसरे वाले को माइनस क्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो इसको भी डिवाइड करेगा, ठीक है। अब ए माइनस बी क्यू हमारे पास यहाँ से आ रही है इस इक्वेशन नंबर 1 में से, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 में से अगर हम आर की वैल्यू निकालें तो वो ए माइनस बी क्यू आती है। इसका मतलब ये हुआ कि ए माइनस बी क्यू जो कि असल में आर के बराबर है, डी आर को भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है। इसी तरह सिमिलरली हमने कॉमन फैक्टर के बारे में कहा कि सारे कॉमन फैक्टर जो हैं वो इस ऊपर वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो फिर हमारे पास जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है वो भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इन अदर वर्ड्स हम कहते हैं कि हमारे पास बी और आर, अगर हमारे पास दो, अगर ए और बी के लिए हमारे पास कॉमन डिवाइज़र आ रहा है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, तो वही कॉमन डिवाइज़र जो है वो बी और आर के लिए भी आ जाएगा, जैसे हमने ऊपर लिया था, ठीक है। सेम वही वाले कंडीशन के मुताबिक कि हम ए माइनस बी क्यूब की जगह क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं ना। तो हमारे पास जो ऊपर वाला थ्योरम था उसमें हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि अगर हमारे पास एम, अब एम की जगह मैं ले लेती हूँ यहाँ पे ए, और ए और बी इनका कोई कॉमन डिवाइज़र ले लें तो वो किसके बराबर होता है, फर्स्ट नंबर वैसे ही ले लिया हमने, ठीक है, कॉमा सेकंड नंबर में से फर्स्ट नंबर का कोई मल्टीपल माइनस कर दिया, ठीक है। फर्स्ट कोई भी हो सकता है, सेकंड कोई भी हो सकता है। तो हम इस केस में क्या कर रहे हैं, हम इस केस में लेते हैं कि अगर हमारे पास ए एंड बी का कोई कॉमन डिवाइज़र लिया है तो हम इसमें से छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं कि हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं, बी एंड ए का कॉमन डिवाइज़र, लीस्ट कॉमन डिवाइज़र, सॉरी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। तो बी एंड ए का कॉमन डिवाइज़र अकॉर्डिंग टू प्रीवियस थ्योरम विल बी इक्वल टू कॉमन डिवाइज़र ऑफ बी एंड कॉमन डिवाइज़र ऑफ
हम b को यहाँ पे सेकंड नंबर लेंगे a माइनस b को किसी और नंबर से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, b को हम q से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब b और q, a माइनस बी क्यू की कीमत किसके बराबर है, r के, तो b और r का कॉमन डिवाइज़र आ जाएगा ये, ठीक है। इट मीन्स कि b a या a b का कॉमन डिवाइज़र ले लें तो वो b r के ही कॉमन डिवाइज़र के इक्वल आता है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट टॉपिक है चैप्टर का विच इज़ नोन एज लीनियर डायरेक्टाइन इक्वेशन। लीनियर डायरेक्टाइन इक्वेशन हमारे पास किस फॉर्म की होती है, अगर a b और c हमारे पास कोई से तीन इंटीजर्स हों तो ऐसी इक्वेशन ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी टाइप की जो इक्वेशन होती है इसको हम लीनियर डायरेक्टाइन इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। इसका जो सोल्यूशन होगा उसको इसके बहुत सारे सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, तो हम इसके किसी एक सोल्यूशन को x नोट और y नोट का नाम दे देंगे। x नोट भी कोई भी इंटीजर हो सकता है और y नोट भी कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले इसमें होता है कि हमने देखना होता है लीनियर डायरेक्टाइन इक्वेशन का सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं, और अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो फिर हमने सोल्यूशन निकालना भी होता है, ठीक है। वैल्यूज़ निकालनी होती हैं, एक्स और वाई की सोल्यूशन बोलते हैं एक्स और वाई की वैल्यू को। तो इसके अंदर सबसे पहला थ्योरम हमारे पास है कि द इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी हैज़ द इंटीजर सोल्यूशन। अब पहले हम देख रहे हैं कि इंटीजर इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट कब करेगा, इसका सोल्यूशन तब एग्जिस्ट करेगा इफ़ एंड ओनली इफ़ d डिवाइड c, और d यहाँ पे क्या है, जी सी डी ऑफ a एंड b है, ठीक है। और इफ़ द equation has one solution x naught and y naught, then there are infinitely many solutions that are given by x is equal to x naught plus b by dt and y is equal to y naught minus a by dt, ठीक है। इसमें हम असल में क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन गिवन है, अब मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल के साथ इसको समझाती हूँ, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि अगर हमारे पास ए की जगह पे हम लिख लेते हैं 2x प्लस 3y इज़ इक्वल टू 6, इसको 6 की जगह 7 ले लें, ठीक है। तो अगर आपके पास ये वाली इक्वेशन आ गई है, ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये a है, a यहाँ पे इक्वल है 2 के, b बराबर है 3 के, ठीक है, c बराबर है 7 के। हम पहले तो d निकालेंगे, d हमारे पास क्या है 2 एंड 3 का जीसीडी जो कि 1 के बराबर आता है। अब क्या 1 7 को डिवाइड करता है, बिल्कुल करता है, ठीक है, 1 डिवाइड 7। तो अब यहाँ से हमने ये बात सेटिस्फाई करवा दी कि हमारी ये जो गिवन इक्वेशन है 1 इसका सोल्यूशन है। अब अगर 1 इसका सोल्यूशन है तो फिर हमने क्या करना है, नेक्स्ट इस पूरी इक्वेशन में से कोई एक सोल्यूशन फाइंड करना है। अब वो सोल्यूशन फाइंड करने का क्या तरीका है, हमारे पास इक्वेशन थी 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, तो आप x और y की जो मर्जी वैल्यू पुट कर दें। फॉर एग्जांपल अगर हम पुट कर दें x को इक्वल टू 1, ये आपने अपनी मर्ज़ी से पुट करनी है, ठीक है। तो आपके पास क्या बनेगा, 3y इज़ इक्वल टू 7 माइनस 2, या 7 में से 2 गए 5, तो y इज़ इक्वल टू, आपने कोई इंटीजर वैल्यू लेनी है, हम 1 पुट करते हैं, इंटीजर नहीं आ रहा, हम 2 पुट करके देखते हैं। 2 इंटू 2 प्लस 3y इज़ इक्वल टू 7, 3y इज़ इक्वल टू 7 माइनस 6। सो यहाँ पे भी इंटीजर नहीं आ रहा तो हम नेगेटिव वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। 2 इंटू माइनस 2 प्लस 3y इज़ इक्वल टू 7, ठीक है। सॉरी 2 की जगह पे, यहाँ पे x की जगह -1 पुट करके देख लें। 3y इज़ इक्वल टू 7 प्लस 2, 3y इज़ इक्वल टू 9 और y इज़ इक्वल टू 3। तो हमने यहाँ पे x को -1 और y को जब पुट किया तो y 3 आ गया, ठीक है, y नोट 3 बन गया। तो ये आपके पास कोई एक सोल्यूशन हमने निकाल लिया। तो आपने यहाँ पे एक ऐसा इंटीजर सोल्यूशन निकालना है x और y की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करके। अब एक सोल्यूशन आ गया तो हम कहते हैं फिर नेक्स्ट इसके जो बाकी सोल्यूशंस हैं वो भी एग्जिस्ट करते हैं, और वो ये जो दो इक्वेशन दी हुई हैं इस फॉर्म के होते हैं। कैसे होते हैं कि x विल बी इक्वल टू x नोट हमने लिया -1 जमा b बटा d, b हमारे पास क्या है जो y के साथ, x के केस में y लेना है नंबर आपने t के साथ, और y के केस में x वाला लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, b की वैल्यू 3, d 1 निकला था। इसी तरह y क्या बन जाएगा, y विल बी इक्वल टू 3। अब y के केस में आपने x के साथ वाला कांस्टेंट टर्म लेनी है, x के साथ कांस्टेंट 2 पड़ा हुआ था, तो ये बनेगा y नॉट इज़ इक्वल टू -3 माइनस 2/1 t,
ठीक है। तो ये आपके पास इन्फिनिट नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस इसके एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पे आपके पास b जो है वो y का कांस्टेंट था, वो हमने x के सॉल्यूशन में लिखा, और a जो है वो x का कांस्टेंट था जो हमने y के सॉल्यूशन में लिखा है। सब इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। प्रूफ में हमने इक्वेशन गिवन है ax + by = c हैज़ द इंटीजर सॉल्यूशन x एंड y, ठीक है। और इन दोनों का जो हमने ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है GCD वो ले लिया d के बराबर, ठीक है। अब जो GCD होता है वो a को भी डिवाइड करता है, b को भी डिवाइड करता है। अगर वो a को भी डिवाइड कर रहा है, b को भी डिवाइड कर रहा है, ये इस वाली लेफ़्ट साइड को पूरी को डिवाइड कर रहा है, तो अगर वो पूरी लेफ़्ट साइड को डिवाइड कर रहा है तो वो राइट हैंड साइड को भी डिवाइड करेगा। तो हम यहाँ पे कहते हैं फिर इसका मतलब ये हुआ कि वो c को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास पहले तो सोल्यूशन की एग्जिस्टेंस आ गई कि अगर हमारे पास GCD डिवाइड करता है तो उसको लाजमी c को डिवाइड करना चाहिए। अब हम कन्वर्सली चलते हैं। कन्वर्सली हम लेट करते हैं कि जो d है वो c को डिवाइड करता है। हमने शो ये करना है कि हमारे पास जो इक्वेशन है उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। x और y की एग्जिस्टेंस शो करनी है। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि क्योंकि d जो है वो c को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब है कि c को हम d × सम नंबर लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह d जो है वो a और b का GCD है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ GCD भी हम इन दोनों नंबर के मल्टीपल की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो a × समथिंग जमा b × समथिंग इज़ इक्वल टू d, ठीक है। अब ये जो d की वैल्यू आपने यहाँ पे निकाली है, d = s से जमा TB, ये आप यहाँ ऊपर c वाले टर्म में पुट कर दें। हमने यहाँ पे पुट कर दी, ठीक है। तो हमारे पास c इक्वल आ गया, c = a × ks + b × kt। तो अगर हम इसका कंपैरिजन करें अपनी मेन इक्वेशन के साथ, तो c बराबर था ax जमा by। तो a के साथ x पड़ा हुआ है, b के साथ y पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि a के साथ वाली जो टर्म है वो x है, b के साथ वाली जो टर्म है वो y है, और ये इसके सोल्यूशन में से कोई एक है, इसलिए हमने इसको इन जनरल x0 और y0 का नाम दे दिया कि यहाँ पे t की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए डिफरेंट x की कीमतें आनी है ना। तो हमने कहा ये इन तमाम वैल्यूज़ में से कोई एक कीमत है, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट सपोज ये करना है कि ये जो x0 और y0 है ये गिवन इक्वेशन का सोल्यूशन है, ठीक है। हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 का कोई एक सोल्यूशन x = x0 और y = y0 एग्जिस्ट करता है। अगर ये एग्जिस्ट करता है तो वो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा, ठीक है। अब अगर वो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब है हम इस इक्वेशन में अगर वैल्यू पुट कर दें तो आंसर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो फॉर एनी इंटीजर t, ये जो दो सोल्यूशन हमने ऊपर लेट किए हुए थे, इसमें आप एक और चीज़ देखें कि y के साथ माइनस है और x के साथ प्लस है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि x0 की कीमत हम ये वाली ले लेते हैं, y0 की कीमत ये वाली ले लेते हैं, और हम ये वाली वैल्यू जो है इस गिवन इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पे पुट करते हैं। राइट हैंड साइड पे c आना चाहिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे पुट किया, इसको सिंप्लीफाई किया, t वाली टर्म्स आपस में कैंसिल आउट होके ये बचा हमारे पास ax0 जमा by0 विच इज़ इक्वल टू c, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपके पास गिवन इक्वेशन है ये भी सोल्यूशन है गिवन इक्वेशन का, यानी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड आ जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब यहाँ पे टी की कितनी कीमतें हैं, टी की तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ कीमतें पुट की जा सकती हैं। तो हम यहाँ से कहते हैं हेंस देयर आर इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, x = x0 + b/t एंड y = y0 - a/dt, ठीक है। तो यहाँ से हमारा रिजल्ट प्रूव हो जाता है। नेक्स्ट आपके पास अब यहाँ पे इस चैप्टर में तमाम थ्योरम्स थे, उन सारों का प्रूफ हमने कर लिया है। अब कुछ एग्जांपल्स हैं आगे बहुत ढेर सारी, तो एग्जांपल्स की या तो अलहदा वीडियो बना के मैं भेज देती हूँ या फिर हम कल इंशाल्लाह क्लास में डिस्कस कर देंगे। तो कल हम इंशाल्लाह क्लास में डिस्कस करेंगे। आप ये थ्योरम सारे अच्छे से इसको स्टडी कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।